गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं ये हमारा नया चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। अब चूंकि हमारे एग्जाम में 2 गुना सवाल आते हैं तो यहाँ से सवाल और ज़्यादा आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं आपके 7-8 सवाल, सब्जेक्टिव में भी आपके कम से कम 10-12 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कैसे कैसे सवाल आते हैं हम सबसे पहले ये देख लेंगे। तो आपको जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करें। तो सबसे पहले तो होता है कि ये सवाल भी 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। इसके बाद इसी में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर में आता है ग्राफ, जो 5 नंबर का, और ये आता ही आता है। इसके बाद 5 नंबर वाले और भी सवाल आते हैं, वो सवाल हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो उसको देखिए, यानी कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5 नंबर वाले 2 सवाल आ जाते हैं, 2 नंबर वाले 2 सवाल आ जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी लगभग 7-8 के आसपास होते हैं। तो एग्जाम के हिसाब से ये चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात आते हैं यहाँ पे कि 2 चर दिया गया है। तो 2 चर का मतलब हो गया कि चर राशियों की जो संख्या होगी वो 2 अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे यहाँ पे एक चर x है, दूसरा चर y है, एक चर x है, दूसरा चर y है। हम लोग बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ एक चर था, द्विघात त्रिघात बन रहे थे, लेकिन चर वहां पे एक ही था। या तो सवाल सिर्फ x के रूप में बन रहा था, या तो सवाल सिर्फ y के रूप में बन रहा था, फिर किसी भी अल्फाबेट के रूप में बन रहा था, तो वो एक चर के ही अंतर्गत आएगा। यहाँ पे एक ही समीकरण में x के साथ y भी है तो 2 चर हो गया, यहाँ पे भी x के साथ y है तो 2 चर होगा। तो चलिए अब हम आपके सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से जो हल करने का तरीका है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हमको ये आ जाता है बनाने तो 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण हल करने आ जाता है तो ग्राफ, जिसको लोग मानते हैं कि बहुत मुश्किल है, वो इस विधि से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और 5 नंबर आप अपने बिल्कुल आपका अपना हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण से आप चल सकते हैं। जैसे चलेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण हम 1 से चल रहे हैं कि 2 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो 2x + y = 7 है। अब दोनों में से किसी एक को उधर ले जाना होगा, लगभग हर समीकरण में हम यही करेंगे। तो 7y प्लस में है तो माइनस में चला गया। अब पूर्ण रूप से या तो सिर्फ x का मान निकालेंगे या तो सिर्फ y का मान निकालेंगे। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 है। अब पूर्ण रूप से x या y का मान निकालेंगे तो x यहाँ रह जाएगा, 7 - y बटा आ जाएगा 2। ये समीकरण 2 के बाद हो गया हमारा 3। अब ज्यादा बच्चे यहीं पे फंसते हैं। हम चले थे समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से चले हैं तो जो हमारा मान निकल जाएगा वो समीकरण 2 में रखना होगा। लेकिन अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो जो मान निकल के आएगा x या y का वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम चूंकि समीकरण 1 से चले तो जो x का मान समीकरण 3 के रूप में हम निकाल के लाए वो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x = 7 - y/2 का मान समीकरण 2 में रखने का। अब x का मान रख रहे हैं तो 4x का पूरा मान हो गया 7 - y/2 माइनस 3y + 1 = 0। यहाँ से 4 का गुना कर सकते हैं, तो काट भी सकते हैं अगर गुणनफल में है तो 2 दूना 4 काट दीजिए। तो अब यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 -2y - 3y + 1 = 0। 14 और 1 हो जाएगा 15, 2y या 3y - 5y हो गया बराबर 0। -5y बराबर 15 जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा यहाँ पे, तो 5y बराबर हमारा हो गया 15। 5 × 3 = 15, y का मान हमारा निकल गया 5। अब x का मान निकालना है तो x का मान हम निकालेंगे समीकरण 3 में y का मान रख के लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में देने का। तो x 7 - y/2 है, 7 y का मान है 5/2, यानी बचेगा 2, नीचे भी 2, 1 वर्ग में। तो x का मान निकल के आ गया
1 लिखेंगे। अतः x बराबर 1, y बराबर 5 और ये हमारा इस समीकरण का x और y का मान है। और ये है प्रतिस्थापन नियम के बनाने का तरीका है। लगभग समीकरण में जितने भी सवाल होते हैं सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा। अगर प्रतिस्थापन विधि आपको बनाने आ जाता है तो समझिए कि ग्राफ भी हमारा इसी के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो मान रखने में परेशानी होता है, मान रखने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगर दिक्कत आएगा भी तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए आपको वीडियो लेके आते हैं। चलिए देखिए, ये जो सवाल है m तथा n के 3 मानों के लिए रैखिक समीकरण 3x + 4y = 12 तथा m + n × x + 2 × m - n × y = 5m - 1 के लिए असंख्य हल होंगे। यानी ये सवाल जो है हमारा हल ज्ञात करने के आधार पे है। तो ये सवाल आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन बैंक से आप लोगों ने सवाल हल किया होगा या सेट लगाए होंगे तो वहां पे देखा होगा आपने कि हल ज्ञात करने के आधार पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं। और ये जो सवाल है ये 2 नंबर का सवाल है। तो हल करने पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देते हैं। जब हम हल करते हैं तो वहां पे तीन प्रकार के हम हल लेकर आते हैं। एक तो असंख्य जिसको हम लोग कहते हैं अनगिनत हल, ठीक है। एक होता है केवल और केवल एक हल और एक होता है कोई भी हल नहीं होगा। तो ये 3 हल होते हैं और तीनों में से एक सवाल आज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं असंख्य हल होने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो असंख्य हल है इसके लिए आखिरकार शर्त क्या होता है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शर्त असंख्य हल के लिए सही होगा। तो असंख्य हल के लिए होता है a/d बराबर b/e बराबर c/m। अगर सारे मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसी को कहते हैं असंख्य हल, या इसी को हम लोग अनगिनत हल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम आगे हल करना शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल है 3x + 4y = 12। तो यहां से पहले समीकरण से हम लोग a b c का मान निकालेंगे। तो a 3 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा और c 12 हो जाएगा। दूसरा समीकरण हमारे पास है m + n × x + 2 × m - n × y = 5m - 1। तो यहां से c d e और f का मान निकलेगा। तो d का मान हो गया m + n, e का मान होगा 2 × m - n, f का मान हो गया 5m - 1। अब प्रश्न में आइए। हमारा प्रश्न कह रहा है असंख्य हल, असंख्य हल इसी को कहते हैं अनगिनत हल। असंख्य हल के लिए जो हमारे पास शर्त होगा उसके शर्त की पूर्ति होनी चाहिए। असंख्य हल के लिए शर्त है हमारे पास a/d बराबर b/a बराबर c/a। अब इस शर्त पे हम पूरा का पूरा मान रखेंगे। तो a का मान हमारे पास है 3, d का मान है m + n बराबर b/e यानी कि 4/2 × m - n, c/f यानी कि c हो गया 12/5m - 1। तो सबसे पहले तो 2 × 4 काट दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों आपस में बराबर दिखाना है हमको। तो तीनों बराबर